कहानी पूर्णतः सच्ची घटनाओं पर आधारित है। यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ असल जिंदगी में घटी सच्ची घटनाओं को ही आप तक पहुंचाता है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म या समुदाय को ठेस पहुंचाना या किसी भी तरह का अंधविश्वास फैलाना नहीं है। कमजोर दिल वाले वीडियो को ना देखें और सच्ची घटनाओं को पसंद करने वाले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अंधेरी की इस दुनिया में आपका स्वागत है, जहाँ सच्चाई डर से भी ज्यादा खतरनाक है। मैं हूँ शिव, आपका हमसफर इस रहस्यमय सफर में, जहाँ हर कहानी के पीछे छिपा है एक ऐसा राज जो आपके रातों की नींद उड़ा सकता है। तो अगर आपके दिल में है हिम्मत तो लगा लीजिए अपने हेडफोन और अब उतरते हैं हम उस डर के सागर में, जहाँ से लौटना हर किसी के नसीब में नहीं होता। आज की पहली घटना हमें भेजी है रितिका जी ने। रितिका जी पुणे की रहने वाली है और अभी वो कॉलेज करती है। यह घटना उनके साथ तकरीबन 2 साल पहले घटी थी, जब वो अपनी 12th में थी। तो आइए सुनते हैं इस डरावनी कहानी को रितिका जी के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारी फाइनल एग्जाम्स आ रही थी और मेरी बहुत सारी प्रिपरेशन करनी भी बाकी थी। ज़्यादातर हमारी स्कूल की लाइब्रेरी 5 बजे तक बंद हो जाती थी, पर एग्ज़ाम की वजह से स्कूल ने लाइब्रेरी को आधी रात तक चालू रखने का निर्णय लिया था, ताकि बच्चे देर रात तक जागकर अपनी एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर सके। मेरा घर भी वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था, तो मैंने भी घर के बजाय अब वहाँ पढ़ना ठीक समझा। उस दिन मैं शाम के 6 बजे घर से निकली लाइब्रेरी जाने के लिए। फिर वहाँ जाकर मैंने पढ़ना शुरू किया तो पढ़ते पढ़ते समय का पता ही ना चला, और जब मैंने अपनी घड़ी में देखा तो रात के 10 बज गए थे। आमतौर पर तो मैं घर के लिए 8 बजे तक निकल जाती हूँ, पर आज पता नहीं मैं कितना पढ़ने में खो गई थी कि समय का अंदाज़ा ही नहीं रहा। मैंने जब अपनी घड़ी देखी तो रात के 10 बज चुके थे। आमतौर पर 8 बजे भी लाइब्रेरी में कुछ ना कुछ बच्चे तो पढ़ रहे होते हैं, पर 10 बजे तो वहाँ बिल्कुल ही सन्नाटा छा गया था। मेरा 10 या 15 मिनट का ही काम बचा था, तो मैंने उसे ख़त्म करके ही घर जाने का निर्णय लिया। फिर मैं वापस अपना काम करने लगी। तभी मुझे अचानक से किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। उसके चलने की आवाज़ से मुझे पता चल रहा था कि कोई वहाँ पे लंगड़ा के चल रहा है। मैंने अपने आसपास देखा तो कोई दिखाई ना दिया, तो मैं जल्द ही वहाँ से अपना सामान समेटकर लाइब्रेरी से बाहर निकली। जैसा कि मैंने आपको बताया, यह लाइब्रेरी मेरे स्कूल में थी। तो लाइब्रेरी के बाहर एक लंबा सा कॉरिडोर था, जहाँ से राइट में जाते ही स्कूल के बाहर निकलने का रास्ता था। फिर मैं उस कॉरिडोर से जल्दी जल्दी चलने लगी। तभी मुझे कॉरिडोर के सामने की ओर एक महिला दिखाई दी। मैं नहीं जानती थी कि वो महिला कौन है, पर मैं जितना उसके पास जा रही थी उतना ही मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था। फिर मुझसे रहा न गया, तो मैंने आवाज़ लगाकर पूछ ही लिया, कौन है उधर? जैसे ही मैंने यह पूछा तो वो यह सुनते ही वह महिला अचानक से वहाँ से चली गई। मैंने राहत की सांस ली। फिर मैं वहाँ से अपने घर के लिए चल पड़ी, पर थकान और भूख की वजह से मैं सही से चल तक नहीं पा रही थी। आज यह गली भी काफ़ी सुनसान दिख रही थी, जबकि उस गली में रात को भी इक्का दुक्का लोग आते जाते रहते हैं, पर आज काफ़ी खाली दिख रही थी वह गली। डर और घबराहट की वजह से मैं नीचे देखकर चल रही थी। मैं घर के पास पहुंचने को आई थी, तभी मुझे अपने पीछे एक परछाई आती हुई दिखी, जबकि मेरे आसपास कोई था ही नहीं। जब मैंने अपना सिर उठाया तो एक औरत मेरे सामने से चलती हुई दिखाई दी। मुझे यह देखकर बहुत अजीब लगा कि वह एक अपाहिज महिला थी। वो बड़ी ही मुश्किल से चल पा रही थी। वो इतना धीमा चल रही थी कि मैं उसके काफ़ी पास जल्द ही पहुंच गई। अब मैं उसके इतना करीब थी कि मैं उसे साफ साफ देख पा रही थी। उसने फटे पुराने से मटमैले से कपड़े पहने थे और उसके हाथ और पैर मुड़े हुए थे और उसके बाल भी बहुत बिखरे हुए थे। मुझे वो काफ़ी अजीब लगी, तो मैं अपनी जगह पर ही रुक गई। मेरी अंतरात्मा मुझसे चीख चीख कर यह कह रही थी कि उसके एक कदम भी पास मत जाना।
और मुझ में उससे आगे निकलने की हिम्मत तो थी ही नहीं। मैं वहाँ अपनी जगह पर ही खड़ी हो गई थी। उतने में ही वह महिला अचानक से रुक गई। फिर उसने अपना सिर अचानक से पीछे की ओर घुमा दिया और अचानक से मेरी ओर बढ़ने लगी। उसने मेरे पास आकर के पूछा, मेरी बेटी कहाँ है? मेरा शरीर तो उसे मेरी ओर आते हुए देखकर ही ठंडा पड़ गया था और दिमाग ने जैसे काम करना ही बंद कर दिया था। फिर मैं जैसे ही अपने होश में आई तो मैंने उससे कहा, वहाँ पर है तुम्हारी बेटी। उस समय मुझे कुछ और सूझ ही नहीं रहा था। मैं कैसे भी करके बस उसे भगाना चाहती थी। फिर वो मेरी दिखाई गई दिशा में काफ़ी आगे चली गई और देखते ही देखते मेरी नज़रों से ओझल हो गई। उसके जाते ही मैंने चैन की सांस ली और फिर मैं वहाँ से तुरंत ही भागी। मेरा दिमाग कुछ और सोच ही नहीं पा रहा था। मुझे बस मदद चाहिए थी, चाहे वो कार हो, बाइक हो या इंसान हो, बस कुछ भी करके मुझे छोटी सी मदद मिल जाए। पर उतने में ही मैंने दूर से आते हुए एक चिल्लाने की आवाज़ को सुना, वो यहाँ नहीं है। मैंने भागते भागते ही पीछे देखा तो दूर अंधेरे में से वही औरत मुझे अपनी ओर भागते हुए दिखाई दी। अब वो काफ़ी तेज़ी से मेरी तरफ बढ़ रही थी। अब कहीं से भी ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो अपाहिज है या फिर लंगड़ा कर चल रही थी। मैं अपना पूरा जोर लगाकर भाग रही थी। उतने में ही पता नहीं क्या हुआ, पर अचानक से मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जब मैं वापस होश में आई तो मेरे परिवार वालों से मुझे पता चला कि हमारे पड़ोसियों ने मुझे नीचे बेहोश पड़ा पाया था और उन्होंने ही मुझे घर पर लाया था। इस घटना के कुछ दिन बाद मेरी जांच करने के बाद मुझे पता चला कि सन 1998 में एक 32 वर्षीय महिला थी जिसकी एक 10 साल की बेटी थी, बड़ी ही प्यारी मासूम, और वो भी हमारे ही स्कूल में पढ़ा करती थी। एक दिन जब वो उसके दोस्तों के साथ खेल रही थी तभी उसका एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। अपनी बेटी की खबर वो माँ बर्दाश्त ना कर सकी और बेटी खोने के गम में उसने भी स्कूल की बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे दी। उसके बाद भी उस महिला की आत्मा को स्कूल में और स्कूल के आसपास वाली जगह में वो अपनी बच्ची को ढूंढते हुए कई लोगों को दिखी है। वो बस अपनी बेटी से दोबारा एक बार मिलना चाहती है। उसके लिए वो आज तक भटक रही है। दोस्तों, कैसी लगी आपको यह रितिका जी की कहानी? हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की ओर। आज की दूसरी कहानी हमें भेजी है महेश कुमार ने, जो वैसे तो हिमाचल के रहने वाले हैं और पेशे से मैकेनिक है। ये कहानी तब की है जब वो दिल्ली में रहने के लिए गए थे और इस कहानी को मैं अपनी आवाज़ देकर अपने ही तरीके से नरेट करूँगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए अब चलो बढ़ते हैं उनकी कहानी की तरफ। दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में एक इमारत है, आर्यवर्त अपार्टमेंट। बाहर से देखने पर यह भी एक आम बिल्डिंग लगती है, जैसे कि हज़ार और हो, लेकिन इसके चौथी मंजिल पर मौजूद फ्लैट नंबर 402 के पीछे छुपी है एक ऐसी दास्तान जिसे जानकर कई लोग आज भी उस मंजिल पर पैर रखने से डरते हैं। साल 2012 जब महेश की नई शादी हुई थी। नवविवाहित जोड़ा महेश और स्नेहा दोनों एक नई जिंदगी की शुरुआत के लिए दिल्ली आए थे। महेश पेशे से एक मैकेनिक था और उसकी पत्नी स्नेहा ने हाल ही में अपनी टीचिंग की नौकरी छोड़ी थी ताकि एक नए शहर में नई शुरुआत कर सके। उन्होंने दिल्ली में आते ही कई सारे फ्लैट देखे, पर जब उन्होंने फ्लैट नंबर 402 देखा तो उन्हें वह पहली नज़र में ही पसंद आ गया। हवादार, खुला खुला और सबसे बड़ी बात, बेहद सस्ता। इतनी अच्छी जगह कम किराए में मिल रही थी तो उन्हें लगा कि शायद ये उनका लक है। पर किसी ने सच ही कहा है,
जो चीज़ बहुत आसानी से मिल जाती है उसकी कीमत हमें बाद में भी चुकानी पड़ती है। शिफ्टिंग वाले दिन भी कुछ अजीब हुआ। स्नेहा जब पहली बार घर की चाबी घुमा रही थी तो उसे लगा जैसे कि दरवाजे के पीछे कोई खड़ा है और अपनी सांस रोककर वह दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार कर रहा है। पर जब दरवाज़ा खुला तो अंदर सिर्फ खालीपन था। पर स्नेहा की आंखों ने दरवाजे की चौखट पर ही एक हल्की सी धुंधली सी परछाई देखी थी जो अगले ही पल गायब हो गई। उसने महेश को यह बात बताई तो वह हंसकर बोला कि नर्वस हो रही हो, नया शहर, नई जगह, सब ठीक है। कुछ हफ्ते तक सब सामान्य रहा, लेकिन फिर चीज़ें बदलने लगी। हर रात 3:03 पर मेन डोर पर हल्की सी खटखटाहट सुनाई देती। शुरुआत में लगा कि बिल्ली या फिर कोई और जानवर होगा, पर जब दरवाज़ा अंदर से लॉक होने के बावजूद भी सुबह खुला मिलता तो स्नेहा को बड़ी टेंशन होती। रात के सन्नाटे में किचन से बर्तन खनकने की आवाज़ आती, लेकिन जब वो जाकर देखती तो सब कुछ एकदम सही होता। स्नेहा ने महेश से कहा, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, कुछ तो है यहाँ। मुझे किसी की नज़र हर वक्त अपने ऊपर महसूस होती है। महेश जो काम में व्यस्त रहता था अब स्नेहा की आंखों में डर देख सकता था। उसका चेहरा मुरझाया हुआ था, आंखों के नीचे काले घेरे पड़ चुके थे। नींद की कमी और हर आंट पर चौंक जाना अब आम हो गया था स्नेहा के लिए। आखिरकार एक दिन महेश ने फ्लैट के बाहर सीसीटीवी लगवा दिया। अगली सुबह जब उठ के दोनों ने रात की रिकॉर्डिंग देखी तो उनकी सांसें थम गई। रात के 3:13 पर फ्लैट का दरवाज़ा खुला, लेकिन किसी ने खोला नहीं, जैसे कि वह अपने आप ही खुल गया। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि एक अंधेरा सा धुंधला सा साया दरवाजे के पास आया और उसके ठीक बाद दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। यह देखकर दोनों की रूह कांप गई। इस बार महेश भी डर गया। उसने बिल्डिंग की एक बूढ़ी महिला से बात की जो अक्सर चौथी मंजिल के बाहर तुलसी में जल देती दिखती थी। वो थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, बेटा उस फ्लैट को छोड़ दो, वो जगह कभी किसी की नहीं हुई। यहाँ एक लड़की रहती थी, नैना, अकेली, शांत, मगर थोड़ी अजीब। वो यहाँ किसी से भी घुलती मिलती नहीं थी, बस अपने काम से काम रखती थी, अपनी मर्ज़ी से आना, अपनी मर्ज़ी से जाना। पर फिर एक दिन पता नहीं क्या हुआ कि उसकी चीख आधी रात को पूरी इमारत में गूंज गई। तो सबने मिलकर पुलिस को कॉल किया। पुलिस आई और देखा तो घर का दरवाज़ा अंदर से बंद था। दरवाज़ा तोड़ के अंदर जाने पर पता चला कि नेहा अपने सीलिंग फैन से लटकी मिली। दीवार पर उसने खून से लिखा था, मैं वापस आऊँगी इसी दरवाजे से। उन्होंने तय कर लिया था कि अगली सुबह ये जगह छोड़ देंगे। उस रात सन्नाटा कुछ ज़्यादा ही भारी था। स्नेहा नींद में करवट बदल रही थी, पसीने से लथपथ, जैसे कोई डरावना सपना देख रही हो। तभी अचानक महेश की नींद टूटी। बगल में स्नेहा नहीं थी। घबरा कर वह उठा। फ्लैट का मेन डोर खुला था। बाहर कॉरिडोर में स्नेहा खड़ी थी, सफ़ेद नाइटी में, नंगे पैर, सिर झुका हुआ। महेश ने धीरे से उसे पुकारा, स्नेहा। महेश की आवाज़ सुनकर स्नेहा ने अपनी गर्दन उठाई तो देखा कि उसकी आंखें बंद थी, लेकिन चेहरे पर एक अजीब डरावनी सी मुस्कुराहट थी। और फिर उसने धीरे से कहा, मैं वापस आ गई। उस पल महेश का पूरा शरीर सुन्न हो गया। उसे स्नेहा की आवाज़ में कोई और बोलता हुआ महसूस हुआ, जैसे वो वहाँ थी मगर स्नेहा नहीं थी। उस रात के बाद अगली सुबह स्नेहा की हालत बिगड़ चुकी थी। उसकी आंखों के नीचे नीले घेरे थे, होठ सूखे हुए और चेहरा एकदम पीला पड़ गया था। जब भी कोई उससे बात करने की कोशिश करता तो वो दीवार में बस एकटक घुरती रहती, जैसे कोई वहाँ खड़ा हो। कभी कभी वो कुछ न कुछ अजीब सा बड़बड़ाते रहती थी,
लेकिन कुछ भी सही आवाज़ में नहीं बोलती थी। ऐसा लगता था कि जैसे वो उसकी आवाज़ है ही नहीं। मैं समझ गया कि ये मामला अब डॉक्टर का नहीं है, तो उसने एक वाराणसी के जाने माने पंडित माधवराम त्रिवेदी को बुलाया, जो एक बहुत ही प्रतिष्ठित और वेद शास्त्र विशेषज्ञ, जिन्हें प्रेत बाधा, भूत बाधा निवारण और तामसिक तंत्र विनाशक की गहरी जानकारी थी। पंडित जी ने घर में प्रवेश करते ही कहा, यहाँ केवल आत्मा नहीं है, ये क्रिया युक्त आत्मा है। इसे किसी ने बांध रखा है और इस पर जीते जी किसी ने मारण प्रयोग किया हुआ है। उन्होंने स्नेहा की ओर देखा और धीरे स्वर में बोले, इसकी चेतना अब इसके काबू में नहीं है। अगले दिन अर्धरात्रि काल में जब ये भूता शक्तियाँ अपनी असीम शक्तियों के साथ सक्रिय होती है, तब एक विशेष यज्ञ का आयोजन किया गया, त्रिनेत्र अग्नि हवन। उसमें सप्त धातु भस्म, काली हकीक की माला, कौड़ियों आदि का प्रयोग किया गया और फिर पंडित जी ने कृष्ण यजुर्वेद, अथर्वशीर्ष ऐसे कई सारे मंत्रों का उच्चारण किया जो काफ़ी विशेष माने जाते हैं। जब इस हवन की विधि अपने चरम पर थी तो स्नेहा अचानक से जोर से चीखी। उसकी आवाज़ दोहरी हो गई थी, जैसे कोई और उसमें से बोल रहा हो। मैं नेहा हूँ, ये मेरा स्थान है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। लेकिन पंडित जी शांत रहे और अपने मंत्रों का उच्चारण चालू रखा। उन्होंने आखिरी मंत्र पढ़ा, ओम क्षिप्रम निष्क्रामय स्वाहा, और उसी क्षण हवन की अग्नि नीले रंग में बदल गई और स्नेहा बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। जब वो होश में आई तो उसकी आंखों में वही पुरानी मासूमियत लौट आई। उसे कुछ भी याद नहीं था, न फ्लैट, न वो रात, न ही वो आत्मा। पंडित जी ने बताया कि आत्मा को कपाल कुंभ में बंद कर पास के शमशान में ही शिव अनुष्ठान के जरिए स्थायी मुक्ति दी गई। इस घटना के बाद महेश और स्नेहा ने शहर छोड़ दिया। वो आज भी हिमालय के पास एक शांत गांव में रहते हैं, जहां स्नेहा अब छोटी बच्चियों को योग और ध्यान सिखाती है और महेश भी अपना काम करता है और दोनों अपना जीवन अब खुशी से गुजार रहे हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको महेश जी की कहानी, यह हमें कमेंट में बताना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं आप कहां से देख रहे हैं यह वीडियो। अगर आपके साथ भी कोई ऐसी घटना घटी हो तो आप हमें अपनी वह घटना लिखकर या वॉइस नोट बनाकर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भेज सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे जल्दी पाने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।